आई एम स्टार्टिंग, इट्स मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा नॉलेज कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, इसका ना आपको कल नॉलेज मिल चुका है, लेक्चर में क्लियर हो चुका है कि आपका अमाउंट भरा है लोन का 500 करोड़ आपको क्रेडिट चाहिए, 500 करोड़ रुपए आपको लोन में उधारी चाहिए। तो बेटा आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दरवाजा नॉक करोगे, न कि आप लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स का दरवाजा नॉक करोगे। तो सर हम लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स का दरवाजा नॉक कब करेंगे? आज के दिन उसका दरवाजा नॉक कर रहे हैं, क्योंकि आज आपका वो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स स्टार्ट हो रहा है। देखो आई एम इनिशिएटिंग, आई एम स्टार्टिंग। सिंपली बताऊं, स्टार्ट करने से पहले देखो आपके डे टू डे लाइफ में बेटा कुछ बातें ऐसी होती है जो डे टू डे लाइफ में ना नहीं होती, जो हमारे लिए कॉमन नहीं होती है, इतनी कॉमन नहीं होती। तो जो इतनी कॉमन नहीं होती ना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। जो आपके लेन देन में, जो आपकी उधारी, जो आपका लोन अप्रूव कराना डे टू डे लाइफ में 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 इयर्स के लिए, उसे कहते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। मैंने कल क्लियरली ये वर्ड यूज किया था कि अगर फिक्स्ड असेट्स परचेज करनी है, कंपनी को एस्टैब्लिश करना है, तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पर बेटा कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी है, फिक्स्ड असेट्स आ चुकी है, आपको सैलरीज के लिए पैसा चाहिए, आपको वेजेस के लिए पैसा चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो फिर आप बैंक का दरवाजा नॉक करो। आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, आपको 5 करोड़ का लोन चाहिए, आपको 10 करोड़ का लोन चाहिए, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ जाओगे, जितना अमाउंट कम होगा, जितना टाइम कम होगा, उतना आप बैंक के लिए जरूर सोचोगे। देखो रीड कर रहा हूं, नाउअडेज commercial banks play an vital, it means important role providing the short term finance 6 months, 1 year, 2 year to the companies, industries and business organization. Their working capital requirements can be provided by the commercial banks. Clearly कह रहे हैं, clearly उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप हमारे पैसों से, यानी कि लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक से आप कंपनी स्टैब्लिश करोगे। कंपनी स्टैब्लिश करना, कैपिटल फॉर्मेशन करना, उसके लिए पैसे बहुत चाहिए। पर बेटा लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स आपको डे टू डे लाइफ के लिए, आजकल के खर्चे के लिए, आने वाले 1 साल के खर्चे के लिए पैसे जरूर दे सकता है, पक्का। देखो their working capital requirements can be provided by the commercial banks. It has become the primary source, important source of providing the short term working capital. आपको working capital मिलेंगी, salaries, wages, electricity payments, other expenses, office expenses, factory payments, bank credit and trade credit, etc. As the commercial banks is the primary source of the short-term funding, it requires the necessary support data on receiving the application from the bank credit. यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा बैंक वाले कलेक्ट करेंगे, तो जाके बैंक वाले आपको बिजनेस के लिए सपोर्ट करेंगे और बैंक आपको क्रेडिट यानी एज अ लोन प्रोवाइड करेगी। The bank verifies the margin जो आप असेट्स रखोगे, मार्जिन जो आप असेट्स रखोगे, प्रॉपर्टीज की वैल्यू रखोगे, वो बैंक वेरीफाई करेगी एंड सैंक्शन द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, व्हिच मींस परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द असेट इज ऑफर्ड सिक्योरिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो ना बेटा फर्क है, आपने 50 lakhs की प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी, 50 आपने 50 lakhs की प्रॉपर्टी गिरवी रखी है बैंक के पास और आपने लोन अप्रूव कराया 50 lakhs रुपीस का, प्रॉपर्टी भी 50 lakhs की और लोन अप्रूव भी कराया 50 lakhs का। तो ऐसे काम कैसे चलेगा? कल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट हो जा रही है, तो फिर क्या होगा? सिंपली बैंक वाले आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेंगे और वो प्रॉपर्टी बेच के पैसे कलेक्ट कर लेंगे। पर बेटा ये भी सोचो ना, ये भी सोचो कि 50 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 30 लाख हो गई तो बैंक तो 20 लाख नुकसान में चली जाएगी ना। आपको लोन अप्रूव किया 50 का, आपने प्रॉपर्टी भी दी 50 की, पर बेटा प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना वो चेंज होती है टाइम टू टाइम। तो अगर वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपने लोन रीपे नहीं किया और वैल्यू गिर गई, तो बैंक वाले तो नुकसान में चले जाएंगे। इसके लिए दैट्स व्हाई द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, अगर आप लोन सैंक्शन करा रहे हो 50 lakhs का, तो आपको प्रॉपर्टी रखानी पड़ेगी 80 lakhs की,
यानी जितने का लोन का अमाउंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स उससे ज्यादा रखाना पड़ता है, उससे ज्यादा। 80 लाख की प्रॉपर्टी 60 लाख पे आ गई, 70 लाख पे आ गई, 50 लाख पे आ गई, तो भी आपके लोन का पूरा अमाउंट उसमें कवर ही हो जाएगा। उसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। टीवाई बीकॉम में, एसवाई बीकॉम की इकोनॉमिक्स में, यहाँ तक कि 12th की इकोनॉमिक्स में भी बेटा ये काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। देखो फर्दर मैं आगे रीड कर रहा हूँ। As the security of the margin changes from time to time, basis of the credit policy, it is laid by the Reserve Bank of India. सारी कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई बताएगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कितनी रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे 50 lakhs के लोन के अमाउंट के अप्रूव के पीछे आप 70 lakhs की प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे या 80 lakhs की रखोगे, वो सारी कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा टाइम टू टाइम। Next, commercial banks provides the different functions and providing the loan to the business. Its primary function, सबसे पहला मकसद नंबर 1 प्राइमरी फंक्शंस किसका? प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक्स का एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। हम यहाँ पे पैसे एक्सेप्ट करने के लिए बैठे, जिनके पास ज्यादा है वो बैंक में आके डिपॉजिट करके जाएंगे। ग्रांटिंग ऑफ द लोन्स, जिनके पास पैसों की जरूरत है वो पैसे हमसे लेके जाएंगे। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स टू द डिजर्व्ड एंड नीडी पर्संस। देखो आगे उसके बाद इन्होंने टॉपिक्स बताए अलग अलग, कैश लोन, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। 3 टॉपिक्स है बेटा आपके लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स में। 3 टॉपिक है। नंबर 1 नगद, आपको नगद दी जाएगी, कैश दी जाएगी, उसे कहते हैं कैश लोन। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट होल्डर्स 11th स्टैंडर्ड जिसने अच्छे से पढ़ा है ना उनको ये ओवरड्राफ्ट ओडी बहुत अच्छे से उसकी मीनिंग बताओगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 12th में आया फिर भी बता रहा हूँ। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट भी आगे समझा रहा हूँ कि क्या होता है, उधारी कैसे होती है। नंबर 1 कैश लोन, द कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट द अमाउंट ऑफ द बोरोवर विद द अमाउंट ऑफ द लोन। बेटा आपको लोन के लिए एक अलग अकाउंट ओपन कराना होता है और बैंक वाले जो आपको लोन अप्रूव करके देंगे ना वो अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट अकाउंट में, न्यू अकाउंट में, और आपको नकद दी जाएगी। आप वहां से इजीली उस अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकते हो, उसे कहते हैं कैश लोन। Commercial banks credit the amount of the borrower with the amount of the loan. The borrower has to pay the interest on the entire amount sanctioned by the bank as a loan. यानी आपकी बैंक ने आपको 10 लाख रुपीस दिए तो आपके अकाउंट में 10 लाख नहीं दिए, उन्होंने एक न्यू अकाउंट ओपन किया और न्यू अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर किया 10 लाख रुपया। आप 10 लाख में से कितना यूज कर रहे हो बात की बात है। ब्याज 10 लाख के ऊपर लागू हो चुका है, ब्याज 10 लाख के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। इंटरेस्ट स्टार्ट्स फॉर द 10 लाख रुपीस। देखो आगे, if the loan is paid in installments, interest is to be paid will be on the actual balance outstanding after the payment of installments। अगर आप लोन चुकाते जा रहे हो तो बेटा जो लोन चुका रहे हो ना ब्याज उस पे नहीं लगेगा, जितना ब्याज यानी कि जितना अमाउंट रहता जा रहा है इंस्टॉलमेंट्स के बाद, आपने 4 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया तो बेटा 4 लाख के बाद जो 6 लाख रिमेनिंग है इंटरेस्ट उस पे लगेगा। आपने 4 लाख के बाद 2 लाख रुपए और पे कर दिए यानी कि 6 लाख रुपीस पे कर दिए तो जो 4 लाख रिमेनिंग है इंटरेस्ट अगेन उस पे चार्ज होगा। जितना बैलेंस रिमेनिंग होगा जो बैंक को चुकाना है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इंटरेस्ट उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे दिया जाएगा यानी कि लिया जाएगा। देखो कंप्लीटेड, कैश लोन कंप्लीट हो चुका है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो ओवरड्राफ्ट वर्ड हम सुनते हैं ना जैसे ओडी, इसे शॉर्ट फॉर्म्स में ओडी कहते हैं। बेटा आपके पापा अगर बिजनेसमैन है, आपके पापा अगर बिजनेसमैन है तो बेटा उनको ना बिजनेस में ना बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के लिए किसी की तरफ से पैसे आ रहे हैं यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर की तरफ से पैसे आ रहे हैं। अच्छा किसी को पैसे देने हैं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पैसे देने हैं, यानी पैसे आ भी रहे हैं पैसे देने भी। तो बेटा इतनी झंझट मारी इंसान खुद नहीं संभालता है। आप ऐसे करो बिजनेस के नाम पे, फर्म के नेम पे बिजनेस
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नेम पे आप बैंक में अकाउंट ओपन करो, और जो अकाउंट बिजनेस के नाम पे ओपन किया जाता है ना, उसे कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वालों को एक एडिशनल फैसिलिटी होती है, एडिशनल जो फैसिलिटी किससे भी नहीं होती, वो बिजनेसमैन या करंट अकाउंट होल्डर्स को होती। जैसे तो एग्जांपल बेटा आप अज्यूम करो कि आपके पापा के आपके बिजनेस के फर्म में 5 लाख रुपए बैलेंस पर है, 5 लाख। फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, करंट अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा है, 5 लाख। अच्छा बेटा, सामने वाला जो सप्लायर है जिससे आप गुड्स परचेस कर रहे हो, जिससे आप डील कर रहे हो, जो डीलर है, आपको पेमेंट चलानी है 12 लाख रुपए। बैंक में पड़े कितने, 5 लाख रुपए, पेमेंट चलानी कितनी है, 12 लाख रुपए। तो बेटा 7 लाख कहां से आएंगे? बैंक वाले आपको ओवर ड्राफ्ट 5 लाख होने के बावजूद भी आपको 7 लाख प्रोवाइड करेंगे, और आप 5 लाख होने के बावजूद भी 12 लाख रुपए का चेक साइन करके सामने डीलर को प्रोवाइड करोगे। उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी आपके बैलेंस से ज्यादा, आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा आप चेक साइन कर रहे हो, वो आपको अमाउंट सैंक्शन किया जाएगा और आपका 12 लाख रुपीस का चेक 100% अप्रूव किया जाएगा। पर ये सवाल यह था कि ये 7 लाख रुपए कहां से है? बेटा उन 7 लाख को ही तो ओडी कहते हैं ना, और बैंक वाले वो 7 लाख के जगह पे आपसे हाल फिलहाल जरूर कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, यानी 7 लाख की जगह पे वो 10 लाख 12 लाख की प्रॉपर्टी, 10 लाख 12 लाख के गुड्स जरूर गिरवी यानी कि मॉर्गेज पे रखेंगे। उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। देख मैं रीड करूं उसे अच्छे से। ओवरड्राफ्ट, अ कंपनी हैविंग द करंट अकाउंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म, ये सब एक ही नाम है। लेवल्स अलग अलग होती है बिजनेस की। कंपनी बड़ी लेवल पे होता है, बिजनेस फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन अलग लेवल पे होती है। अ कंपनी हैविंग द करंट अकाउंट विद द बैंक इज अलाउड टू ओवरड्रॉ 5 लाख होने के बावजूद भी 12 लाख रुपया विड्रॉ कर रहे हो, 12 लाख का चेक साइन करके आप पास कर रहे हो, अप्रूव करवा रहे हो। ओवर विड्रॉ अकाउंट ऑफ द बैंक, दे कैन विड्रॉ द फंड्स and when needed as they are allowed overdraft facility। जो सिर्फ बिजनेसमैन है, जिनको सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स है, उनको ही ये फैसिलिटी मिल सकती है। सेविंग अकाउंट वालों को, अदर जो दूसरे अकाउंट्स हैं, उनको किसी को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को। देखो, द बैंक सैंक्शन द क्रेडिट लिमिट इज ओवरड्रा अमाउंट on the current account and interest is paid by the borrower on the actual amount withdraw from the bank। जो आपने एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ किया है, जो बैंक में से आपने ओडी के पैसे निकाले हैं चलाने के लिए या पेमेंट्स देने के लिए, तो जितना एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ किया है आपको ब्याज उस पे लगेगा। आपने 12 लाख रुपीस में से हाल फिलहाल 10 लाख रुपीस विड्रॉ किए, आपको 12 लाख देने थे पर आपने दिए 10 लाख के पूरे गुड्स आ जाए 2 लाख लास्ट में, तो आपको ब्याज 10 लाख के पीछे पे करना होगा, क्योंकि आपने 2 लाख रुपीस अभी तक यूज ही नहीं किए, वो बैंक में बैलेंस ही पड़ा है। नेक्स्ट, द बैंक सैंक्शन, ये हमने रीड कर लिया। इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बोरोवर ऑन द एक्चुअल अमाउंट ओवरड्रॉन फ्रॉम द बैंक। द कंपनी कैन मेक द रीपेमेंट as when required during the period which overdraft is granted। जितने समय में आपको कहा गया है कि आप पैसे लौटाओ, उतने समय तक आपसे ब्याज चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आफ्टर द 6 months, आफ्टर द 12 months आप बैंक वालों को वो अमाउंट रीपे कर दोगे और अपनी गिरवी रखी हुई, अपनी मॉर्गेज पे रखी हुई वो प्रॉपर्टी वापस ले लोगे। देखो नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। फर्स्ट की बात करें ना बेटा, फर्स्ट कैश लोन कंप्लीट हो चुका है, ओवरड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद है कैश क्रेडिट। देखो रीड कर रहा हूँ। इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नकद आपको उधारी पे दी जाएगी। कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट, खास करके कैश क्रेडिट की बात करें ना तो खास करके हाइपोथेटिशन या प्लेज, गिरवी रखा जाएगा आपका स्टॉक। आपके पास चॉकलेट्स की कंपनी है, तो आपके पास गोडाउन में चॉकलेट्स के बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हैं,
बहुत सारा रॉ मटेरियल भरा है लाखों रुपए का, लाखों रुपए को गिरवी रखा जाएगा, उस स्टॉक को गिरवी रखा जाएगा जो बन चुका है, मैन्युफैक्चर्ड है या रॉ मटेरियल्स हैं जो भी है बेटा, उसके बेसिस पे आपको पैसे दिए जाएंगे। उसे कहते हैं कैश क्रेडिट। इट इज गिवन अगेंस्ट द हाइपोथेटिशन ऑफ गुड्स। जो आपका स्टॉक रेडी पड़ा है, गुड्स, आप गुड्स सेल करोगे वो अलग बात है, पर सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स आपको बैंक के नाम पे करने होंगे, और अगर आपने वो लोन नहीं प्रोवाइड किया, यानी कि वो लोन रीपे नहीं किया, तो वो गुड्स मार्केट में बैंक वाले सेल कर देंगे। On the security margin, the amount from his current account up to his limit as when the company needs. Cash credit account is opened, is operated in the similarly as the overdraft facility. आप इसे लगभग सेम ही समझ सकते हो ओवरड्राफ्ट की तरह। Interest is charged on the actual amount outstanding, not on the amount of credit limit sanctioned by the bank. It means again वही कह रहे हैं कि जितना अमाउंट आप उस फैसिलिटी में से अपने बैंक बैलेंस में से यूज करोगे, जो आपको बैंक वालों ने उधार दिया है, उस अमाउंट पे आपका ब्याज किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, न कि उस पे जो अमाउंट आपने अभी तक यूज ही नहीं किया। एक्चुअल अमाउंट पे आप इंटरेस्ट पे करोगे, जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है जो बैंक वालों ने आपको दिया है पर आपने यूज नहीं किया है, तो उस पे इंटरेस्ट फ्री है, उस पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। तीन बातें बेटा लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स में, तीन बातें हमने सीखी। नंबर 1 कैश लोन, नंबर 2 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नंबर 3 कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सिमिलरली मोर और लेस सेम है, ज्यादा करके ये फर्क है कि कैश क्रेडिट में आप जो गिरवी रखोगे ना, आप जो हाइपोथेटिशन में रखोगे वो गुड्स होंगे, और ओवरड्राफ्ट में जो आप मॉर्गेज पे रखोगे ना, जो गिरवी पे रखोगे वो आपकी प्रॉपर्टी होगी बेटा, आपकी फिक्स्ड एसेट होगी। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, देखो जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है तो आपको ना हर कस्टमर वही मिले जो आप प्रेफर करो। आपको हर कस्टमर हाथ में आके कैश देके जाए जरूरी नहीं है। कस्टमर्स आपसे क्रेडिट यानी कि उधारी भी मांग सकते हैं, और उन्हें आप क्रेडिट प्रोवाइड करोगे फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। जो क्रेडिट हमारे बिजनेस में यूज होता है उसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट यानी क्या बेटा, वो क्रेडिट जो आप कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स आपको वो पैसे प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद अगेन आपका बिजनेस फिर वर्किंग कैपिटल में वो पैसे यूज करेगा, उससे मैं कहूंगा ट्रेड क्रेडिट। देखो रीड करो, नाउअडेज आजकल के जमाने में ट्रेड क्रेडिट हैज बिकम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। 3 महीने के लिए उधारी, 3 महीना, 2 महीना, क्योंकि क्रेडिट पीरियड जो होता है ना वो 2 मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का होता है, कहाँ क्वाइट पॉसिबल 4 मंथ्स का भी हो सकता है रिलेटिव। जितना क्रेडिट पीरियड ज्यादा होगा ना, उतने आपके पैसे ब्लॉक ज्यादा होंगे, उतनी आपकी चेन डिफिकल्ट हो जाएगी। देखो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू द बिजनेस, वी कैन नॉट रन द बिजनेस विदाउट द क्रेडिट। मैंने पहले ही सेंटेंसेस कहे थे कि आपको हर कस्टमर ऐसे मिले जो आपको नकद प्रोवाइड करे, ऑन द टेबल आपको कैश रखे जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड मटेरियल एक्ट एज अ ट्रेड क्रेडिटर्स। यानी जो लोग हमें सप्लायर्स कर रहे हैं, जो हमें गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पेमेंट उन्हें बाद में दे रहे हैं, हम डेटर्स को पेमेंट ले बाद में रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है ट्रेड क्रेडिटर्स। बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ऑन द क्रेडिट बेसिस एंड द डेफर्ड पेमेंट इज मेड। आप हाल फिलहाल के लिए उधारी एक्सेप्ट कर, अपने सप्लायर से आप खुद क्रेडिट मांग रहे हो, हाल फिलहाल के लिए आप रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हो और आप पेमेंट दे रहे हो 2 मंथ्स के बाद, आप पेमेंट दे रहे हो 3 मंथ्स के बाद। आगे that tangible goods are sold by one business organization to the another on the credit payment is made in future date. It is done by the seller to increase the quantity of the sale. आपको लालच किस बात की है? लालच इस बात की है कि हमारे गुड्स रुके नहीं, हमारी मूवमेंट रुके नहीं। जो सेल की मूवमेंट है ना वो कंटिन्यू पानी की तरह, लाइक अ रिवर, वो कंटिन्यू फ्लो चलती रहे, भली पैसे 2 महीने बाद है या 6 महीने बाद है, पर बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता है। रिटेलर्स आर डिपेंड अपॉन द क्रेडिट ग्रांटेड देम बाय द सेलर्स। देखो लेवल है, लेवल रिटेलर्स लो लेवल पे आते हैं, सेलर्स थोड़ी हाई लेवल पे, यानी कि होलसेलर्स।
होलसेलर्स को ट्रेड क्रेडिट कहां से मिलेगा बेटा? होलसेलर्स को ट्रेड क्रेडिट मिलेगा मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर को ट्रेड क्रेडिट कहां से मिलेगा? मैन्युफैक्चरर को ट्रेड क्रेडिट मिलेगा उनके सप्लायर से, यानी कि जिन्हें रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं। इट इज द इजीएस्ट method of getting the credit even without the signing any credit of 30 days or more for the bills to be paid. Allow discount if the payment is made earlier. अगर आप 30 दिन से पहले ही पैसे देके जा रहे हो, 15 दिन में, 10 दिन में, तो कोई इतना ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत नहीं है और इनफैक्ट आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा, क्योंकि जितनी आपकी पेमेंट जल्दी होगी ना, 30 डेज से पहले होगी, उतना ही कंपनी आपको और अट्रैक्ट करेगी गुड्स परचेज करने के लिए, तो और अट्रैक्ट के लिए आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। रीड करो, मैं आगे इसकी सर्टेन जो पॉइंट्स है वो रीड करो बेटा। देखो, ट्रेड क्रेडिट has an advantage such as it is the easiest mode of raising the short term finance. हाल फिलहाल आपका काम चल जाएगा। The word हाल फिलहाल से for 1 month, 2 months, 3 months उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। क्योंकि देखो, उधारी कोई 4-5 साल के लिए, 10 साल के लिए थोड़ी देगा बेटा। आपको 3 साल के लिए, 5 साल के लिए चाहिए तो लोन फ्रॉम बैंक, 10 years, 15 years तो फिर लोन फ्रॉम कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। जितना आपका लोन ज्यादा होगा, उतना अमाउंट ज्यादा होगा, उतना आपको ब्याज ज्यादा नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो ना, तो इंटरेस्ट आपका यूनिफॉर्म इक्वली होगा। देखो, इट इज द इजीएस्ट मोड ऑफ द रेजिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। सेकंड, इट इज चीपर देन द अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। आप बैंक में से लोन अप्रूव कराओ 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, इससे अच्छा तो 3 महीने आपको पैसे लेट आए भले वो चल जाएगा। आप उन्हें क्रेडिट दे रहे हो और वो आपको पैसे 60 डेज के बाद दे रहे हैं, 90 डेज के बाद दे रहे हैं, तो इसमें आपका कोई ज्यादा खर्च नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज नो नॉर कॉस्ट ऑफ द रेजिंग फाइनेंस। यहाँ पे आपको फाइनेंस रेज करने का कोई लागत भी नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है। इट इज अवेलेबल एट इजी एंड फ्लेक्सिबल टर्म्स। इजीली फ्लेक्सिबल टर्म्स यानी कुछ बातें तो बेटा जरूर होंगी जो सेलर के बीच में और बायर के बीच में ना एक्सेप्ट की जाएंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस एक लो लेवल पे जरूर होगी। ऐसे नहीं होता है कि आप गुड्स लेके जाओ और पैसे कभी भी दो। कुछ बातें आपके सामने जरूर रखी जाएंगी कि जितना ज्यादा जल्दी दोगे उतना आपको नेक्स्ट टाइम ऑफर अगेन दिया जाएगा। जितनी आपने लेट पेमेंट की उतना बिल के अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा और उतना नेक्स्ट टाइम फिर आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी भी नहीं जाएगी। इट इज अवेलेबल इन इजी एंड फ्लेक्सिबल टर्म्स। रिटन एग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं कि रिटन एग्रीमेंट हो। आप हमारे डे टू डे कस्टमर हो, डे टू डे डेली बेसिस की, साल में 3 बार, साल में 4 बार आपसे ट्रांजैक्शन होती ही पक्का। आप डे टू डे कस्टमर हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट इट रेडी एट एनी टाइम। कभी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एवर हमेशा के लिए वो तैयारी रहता है कि हम अपने कस्टमर्स को ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड भी करें और अपने सप्लायर से ट्रेड क्रेडिट एक्सेप्ट भी करें। दो बातें, आप कस्टमर को ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड भी कर रहे हो और आप ट्रेड क्रेडिट अपने सप्लायर से एक्सेप्ट भी कर रहे हो। देखो, 2 शॉर्ट नोट्स आज हमने कवर किए अभी तक टिल टुडे। एक शॉर्ट नोट था आपका लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। सेकंड आपका शॉर्ट नोट था ट्रेड क्रेडिट। थर्ड आपका शॉर्ट नोट, मैं रीड कर रहा हूं, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। समझा बेटा? बेस्ट अगर मैं इसकी बात करूं ना, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिलीव मी, आपका 12th के बुक कीपिंग, आपके 12th के अकाउंट्स, उस 12th के अकाउंट्स में आपका एक बहुत बेस्ट चैप्टर, इट्स माय फेवरेट, मेरा फेवरेट चैप्टर है वो, और उसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे लॉकडाउन ओपन होगा ना, जैसे आपका लॉकडाउन ओपन हुआ, सबसे लॉकडाउन ओपन होने से पहले हम अकाउंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे नियरली फॉर अ मंथ, कंटिन्यू 1 महीने तक, कंटिन्यू विदाउट, यानी कि नॉन स्टॉपिंग, बिना रुकावट के, क्योंकि हमने थियरी सब्जेक्ट ओसी भी, एको भी, एसपी भी हमने कर लिया है और आज 20 जून है, तो और भी हम ओसी एको थोड़ा और करते जाएंगे। तो बात रही अकाउंट्स की, अकाउंट्स में सबसे बेस्ट चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे। पर शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या? देखो, फोकस करो। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं ना तो सिंपली बताऊं, देखो एग्जाम्पल के हरीश
हरेश एक कस्टमर है, उसे गुड्स परचेस करने हैं, उसे स्कूल बैग परचेस करनी है, स्कूल बैग। अगस्त में सितंबर में अगर स्कूल स्टार्ट हुए, अगर आई एम यूजिंग द वर्ड अगर स्कूल स्टार्ट हुए तो हरेश सोच रहा है कि मैं स्कूल बैग्स बनाता हूँ, मैं स्कूल बैग्स का ना रॉ मटेरियल परचेस कर लूँ, वो स्कूल बैग का कपड़ा, वो स्कूल बैग की जिप, सारी की सारी चीजें मैं परचेस करके आऊँ चाहिए। हरेश आ रहा है ऐसा कस्टमर बन के सुरेश के पास। एस फॉर सुरेश, एस फॉर सेलर। फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, एस फॉर सुरेश, एस फॉर सेलर। सुरेश कौन है? सुरेश सेलर है। सुरेश क्या करता है बेटा? सुरेश मैं बताऊं, वो ना डीलर है, वो गुड्स में डील करता है और उसके पास जो गुड्स होते हैं ना, वो मटेरियल, वो लेदर्स, वो चिप्स, वो सारी मटेरियल्स, वो बटन्स जो बैग बनाने में काम आते हैं। और बैग बनाता कौन है? बैग हरेश बनाता है, पर उसके पास मटेरियल नहीं होता, वो बैग सेल करता है, पर मटेरियल नहीं है, वो किससे लेता है बेटा? वो सुरेश से। हरेश रेगुलर कस्टमर है और सुरेश के पास आ रहा है। हरेश ने सुरेश से अलग अलग वैरायटी के गुड्स परचेस किए, अलग अलग कलर की बैग्स की वो जिप परचेस की, अलग अलग कलर्स की उसने लेदर मटेरियल परचेस किए, अलग अलग सूटेबल जो बटन्स परचेस किए। सब कुछ परचेस करने के बाद हरेश सुरेश को कह रहा है कि भाई बताओ गुड्स कितने की हुए? सुरेश डिस्क्लोज, सुरेश ने कहा आपने ये बैग की मटेरियल परचेस की, इतने परचेस की, इतने परचेस की, आपका जो अमाउंट हुआ दैट इज 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए का माल परचेस किया है, 2 लाख रुपए की गुड्स परचेस की। किसने बेटा? हरेश ने। किससे? सुरेश से। हरेश कह रहा है कि 2 लाख रुपए, मैं सच बताऊं पैसों पे खरीदने के लिए नहीं है, मेरी जो नीयत है ना, मैं सच बताऊं तो मैं आपसे गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेस करने हूं, क्रेडिट बेसिस। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे आफ्टर द 2 मंथ्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 मंथ्स के बाद 2 लाख रुपीस देके जाऊंगा। सुरेश को चक्कर आ गई सुन के कि बताओ, हिम्मत देखो हरेश की, हरेश की हिम्मत देखो, उसका दिल देखो, किसी की मांगने के टाइम पे कितना भरा हो जा रहा है। दिल मांगने के टाइम पे छोटे में छोटा करते हैं और इनफैक्ट देने के टाइम पे कुछ दिल भरा करते हैं। हरेश कह रहा है कि भाई अभी मुझे 2 लाख रुपए के गुड्स दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश ने कहा कंडीशन नंबर 1, मैं आपके नाम पे बिल बनाऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। उस बिल पे सुरेश ने फर्म का तो नाम लिखा ही हुआ है, 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपया अमाउंट एंटर किया। अच्छा, मैच्योरिटी डेट कभी बेटा? मैच्योरिटी डेट 20 जून से लेके 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त। एक्चुअली ग्रेस पीरियड भी होता है, वो मैं आपको चैप्टर में समझाऊंगा, पर हाल फिलहाल आप समझो कि नियरली 20 अगस्त उसकी मैच्योरिटी डेट है, 20 अगस्त। यानी कि मैं फैक्ट बताऊं, 20 अगस्त के दिन पे जो सुरेश है ना, वो हरेश से बिल साइन कराएगा और उसकी एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कॉपी हरेश को देगा। जो उसने बिल बनाया ना, उस बिल को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। कल को अगर 2 महीनों के बाद हरेश ने कह दिया कि जाओ मैं पैसे नहीं दूंगा, क्या प्रूफ है आपके पास? तो बेटा ये बिल है ना, ये बिल प्रूफ है, इस पे साइन की हुई है, इस पे बिजनेस का स्टैंप लगा हुआ है, इस पे मैच्योरिटी डेट लिखी हुई है, अमाउंट लिखा हुआ है, एड्रेस लिखी हुई है। ये बिल को आप कहोगे बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज की अगर बात करूं तो बेटा जो बिल बना रहे हैं सुरेश, एस फॉर सुरेश, एस फॉर सेलर, जो बिल बना रहे हैं ना, उसे ड्रॉवर कहते हैं। द पर्सन हु ड्रॉस द बिल नोन एज अ ड्रॉवर। जो बिल बना रहा है, बिल कौन बना रहा है? जो गुड्स बेच रहा है। गुड्स कौन बेच रहा है? सुरेश बेच रहा है ना बेटा, तो सुरेश कौन हुआ? ड्रॉवर। अच्छा, जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, बिल एक्सेप्ट किसने किया बेटा? हरेश ने बिल एक्सेप्ट किया, बिल को साइन किया। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल नोन एज अ ड्रॉवी। एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉवी। सुरेश ड्रॉवर है, गुड्स बेचने वाला, और हरेश ड्रॉवी है, गुड्स परचेस करने वाला। इन दोनों के बीच में एक और पर्सन होता है जिसे कहते हैं पेई। आफ्टर द 2 मंथ्स, 2 महीनों के बाद अगर हरेश पैसे देने आया और सुरेश नहीं रहा, तो वो पैसे जिसको भी देगा ना,
सुरेश के कजिन को देगा, सुरेश के बेटे को देगा, सुरेश के भाई को देगा, जिसको हाथ में पैसे देगा, जो पर्सन हाथ में पैसे रिसीव कर रहा है उसे कहते हैं पेई। 3 पार्टीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। बट सर आपने तो ये बताया ही नहीं, आपने तो हमें ये बताया ही नहीं कि डिस्काउंटिंग कैसे कहते हैं। नाउ अब वो एक्चुअली टर्न आ है। देखो बेटा 2 मंथ्स, जो 2 महीनों की बातें ना वो बहुत बड़ी है। यानी फैक्ट बताऊं, सुरेश को 60 डेज वेट करना पड़ेगा। किसका? हरेश का। हरेश 60 दिन के बाद आएगा। 60 दिन तक वर्करों को पैसे कैसे चलाए, 60 दिन तक सैलरीज कैसे चलाए, 60 डेज तक लाइट का बिल कैसे भरूं, 60 डेज तक ऑफिस एक्सपेंसेस कैसे करूं, 60 डेज तक मुझे भी तो रॉ मटेरियल परचेज करना है, मुझे यानी कि सेलर को वो पैसे कहां से आए, क्योंकि हरेश के जैसे तो और भी कस्टमर से मेरे पैसे तो उधारी में एज अ डेटर के पास ब्लॉक हो चुके। तो ऐसे करो, सुरेश के पास ना ये बिल की कॉपी पड़ी, जो ओरिजिनल बिल की कॉपी है ना वो ड्रॉवर के पास पड़ी है, ड्रॉवर में पड़ी है। तो वो ड्रॉवर से बिल की कॉपी निकालेगा और डायरेक्ट सीधा आईसीआईसीआई बैंक की तरफ जाएगा। कौन सी बैंक बेटा? एग्जाम्पल बैंक में अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, वैसे सब बैंक ही अलाउड है। आईसीआईसीआई बैंक में जाएगा और जाके इस बिल को डिस्काउंट कराएगा। डिस्काउंट यानी क्या? देखो मुझे बताओ, मुझे सिंपली आप बताओ कि जो मैं बिल की बात कर रहा हूँ वो बिल एक्चुअली है कितने का? बेटा जो मैं बिल बता रहा हूँ ना आपको, वो बिल कितने का बताओ? 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का। दिख रहा है? देखो ध्यान से, 2 लाख रुपए का बिल है। अच्छा 2 लाख के बिल को क्या करेगा बेटा? 2 लाख के बिल को सुरेश बैंक वालों को देगा और बैंक वाले सुरेश को हाल फिलहाल 1,95,000 दे देंगे। हाल फिलहाल यानी एक्चुअली परमानेंटली 1,95,000 दे देंगे और वो 1,95,000 सुरेश लेके अपने बिजनेस में सारे के सारे एक्सपेंसेस करेगा, उसका काम चल जाएगा। आफ्टर द 2 मंथ्स, 2 महीनों के बाद बैंक वाले सीधा किसके पास जाएंगे बेटा? हरीश के पास, और हरीश के घर का दरवाजा खटकाएंगे, भाई उठो बैंक वाले, और ये सुरेश ने आपका बिल डिस्काउंट कराया, आप पैसे हमें दोगे और हम पैसे सुरेश को दे चुके। डिस्काउंटिंग। जब ड्रॉवर बिल डिस्काउंट करा रहा है बैंक से, तो उस बैंक से डिस्काउंट कराने के टाइम पे उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। तो सवाल ये आता है कि सर 2 लाख की जगह पे उसने 1,95,000 क्यों लिया? बेटा डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट एज अ कमीशन जो बैंक चार्ज करती है ना, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। इस बीच में बैंक का भी तो हक बनता है ना, बैंक की भी तो मेहनत है ना बेटा। 4,000-5,000 रुपए बैंक कमीशन चार्ज करेगी, उस कमीशन को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और जो 1,95,000 सुरेश को मिला वो तो सुरेश जिंदगी भर यूज करेगा, और बैंक 2 महीनों के बाद जाके सीधा हरीश का कॉलर पकड़ेगी। यस, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। रीड कर रहा हूं मैं आपका एग्जाम्पल, होप्स कि आपने जरूर समझा होगा, फिर भी मैं रीड कर रहा हूं इसे। Reserve Bank of India has introduced the new bill market scheme in 1970. According to the bank, credit is made available through the discounting of bill by banks. In the short under scheme, RBI has considered as a use of the bill instruments of a credit. Actually read कर रहा हूँ जो actually काफी important है। Negotiable इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881, ये आपको रिटर्न प्रैक्टिस में जरूर लिख रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज? वो लीगली वर्ड्स हो। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया है ना, इंस्ट्रूमेंट यानी हथियार, एक जरिया है। इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिख के दे रहे हैं, देखो लिखा है बाकायदा, इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी नहीं। हरीश ने 2 महीने कहे, सुरेश ने इज्जत से वो 2 महीने एग्री की कि चलो कस्टमर जो टाइम कह रहा है हम वो टाइम एग्री कर रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार है, एक जरिया है, इन राइटिंग लिख के दिया है, एज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई भी कंडीशन नहीं है, ऑर्डर है, ऑर्डर पैसे देने का है पर कोई भी कंडीशन नहीं है, तो अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मेकर यानी कौन? ड्रॉवर, मैं, समझो मैं सुरेश हूं, तो साइंड बाय द मेकर, मैं साइन करूंगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेन भी।
डायरेक्टिंग टू द सर्टेन पर्सन, सामने वाले से भी साइन कराऊंगा और सामने वाले के लिए डायरेक्शन में लिखूंगा, यानी हरेश के लिए लिखूंगा, हरेश का नाम लिखूंगा, टू द सर्टेन पर्सन सर्टेन सम ऑफ मनी 2 लाख रुपए, only to or order to the certain person or the bearer of the instrument, यानी वो ही आदमी देगा, मुझे ही अमाउंट देगा, या बियरर इसके जगह कैश की जगह बनी वो चेक देगा। यस, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing to the certain person for the certain sum of amount of money or to the order of a certain period or a negotiable of the instrument or the certain person to the bearer of the instrument। देखो डेफिनेशन आपका क्लियर हो चुका है, मीनिंग आपकी क्लियर हो चुकी है, क्या है प्रभु फीचर्स की बात करें तो उन्होंने बताया है फीचर्स में इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई भी कंडीशन नहीं है, आप 2 लाख रुपए दोगे वो हमारा हक है, कोई कंडीशन नहीं है। इट कंटेन्स नेम ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज पेएबल, जिसके तरफ से जिसको दिया जाएगा उसका नाम होगा। इट स्पेसिफाइड द अमाउंट टू बी पेड, 2 लाख रुपए जरूर होंगे। इट इज इन राइटिंग, देखो ओरली नहीं हो सकता ना बेटा, इट इज राइटिंग, ओरली। इट इज डेटेड एंड साइंड, साइन भी आज किया जाएगा, डेट भी आज की पुटअप की जाएगी और मैच्योरिटी डेट भी जरूर लिखी जाएगी। इन ब्रीफ, शॉर्ट में कहें तो इट इज अ प्रॉमिस, अगर मैं शॉर्ट में कहूं ना तो इट इज अ रिटन प्रॉमिस फ्रॉम सेलर टू द बायर कि आप मुझे पैसे जरूर देना, इट इज अ रिटन प्रॉमिस। एक लास्ट और पैराग्राफ है बेटा, मैं पढ़ लेता हूं, एक्चुअली जो पैराग्राफ है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट देखो, The drawer, it is a written promise known as a bills of exchange। जो written promise है ना उससे ही कहा जाता है bill of exchange। The drawer of the bill यानी कि सुरेश जो बिल बना रहा है, the drawer of the bill can receive the money from drawee on the due date or after the due date, जो terms and conditions होंगी कि आप ड्यू डेट पे दो या ड्यू डेट के बाद दोगे, of date can receive the money before the due date also by discounting the bill with the bank। आप ड्यू डेट से पहले भी दे सकते हो डिस्काउंट करा के। This is nothing but the selling the bill to the bank। It means इनके कहने का मतलब है ड्यू डेट से पहले आने। देखो हमने हरेश के लिए वेट नहीं किया, हमने हरेश से पहले वो बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। हरेश 2 महीने के बाद देगा, मैंने 15 दिन के अंदर वो बिल को डिस्काउंट करा दिया, यानी आप अपना बिल बैंक वालों को सेल कर रहे हो और बैंक से पैसे ले रहे हो। यस, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट आगे, this is nothing but selling to the bill to the bank। drawer gets money immediately from the bank against the bill। मुझे on the spot 1,95,000 एग्जाम्पल है बेटा, बैंक कमीशन चार्ज करती 2,000 चार्ज करेगी, 3,000 चार्ज करेगी, वो बैंक टू बैंक वेरीज है, बैंक टू बैंक चेंजेस होता है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 2 लाख रुपीस के पीछे हमें 5,000 डिस्काउंट डिडक्ट करके 1,95,000 मिला। देखो आगे, ड्रॉवर गेट्स द मनी इमीडिएटली फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द बिल। द बैंक गिव्स द मनी टू द ड्रॉवर लेस देन द फेस वैल्यू। 2 लाख का 2 लाख नहीं देंगे, कुछ कम ही देंगे, लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। अमाउंट रिसीव्ड इज कॉल्ड लेस अमाउंट। जो अमाउंट कम मिले ना उस कम वाले अमाउंट को कहा जाता है डिस्काउंट। इट इज अ इंटरेस्ट, आप उसे ब्याज समझो, आप उसे कमीशन समझो। इट इज अ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन द ड्यू डेट। बैंक कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम द ड्रॉवी अगेंस्ट द बिल आफ्टर द 2 मंथ्स। आफ्टर द 2 मंथ्स बैंक वाले जाएंगे किसके पास? हरेश के पास, और हरेश से जाके पैसे लेके आएंगे, क्योंकि बैंक वालों ने तो डेट 2 महीना पहले सुरेश को तो पैसे दे दिए। यस, दैट्स फिनिश्ड, सफिशिएंट फॉर टुडे। लास्ट कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी टेंशन। देखो जो बदलता है ना वो आगे बढ़ता है बेटा, जो खुद को बदलता है, जिसने खुद की अर्ली मॉर्निंग वेकअप होने की हैबिट चेंज कर दी, हैबिट थी लेट उठने की, आपने खुद को बदला अर्ली मॉर्निंग, तो आप आगे बढ़ते जाओ। आपकी हैबिट थी सिर्फ ओरल पढ़ना, आपने लिखना स्टार्ट किया, बदला आपने खुद को, तो आप आगे बढ़ जाओगे। जो खुद को बदलता है वो आगे बढ़ता है।
That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.